तो अभी आप वन शॉट करने वाले हो। 2 चैप्टर जो है ना आपका एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी अर्थ भी, इंट्रोडक्शन भी, समरी भी और क्वेश्चन आंसर भी। तो अच्छे तरीके से देख लो, वन शॉट वीडियो है, मस्ती से समझो। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो आपका चैप्टर है ना, 2nd नंबर का चैप्टर है मेरे भाई। काफ़ी डेडिकेशन के साथ करना, सिर्फ सुनो। ये जो देख रहे हैं ना, मैंने काफ़ी डिटेल में लिख रखा है। ऑथर इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? लेखक के बारे में पूरा परिचय, वो क्या था, बुक में आपका क्या बोला है, सारी चीजें एकदम डिटेल में मेरे भाई, ठीक है। क्या में? डिटेल में, ऐसा कोई नहीं बताएगा। सबसे पहले तो राइटर का नाम क्या था? वॉल्ट विटमैन। किस चैप्टर का? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। पहले इसका हिंदी क्या होता है? खुद का गीत। खुद का गीत, उन्होंने खुद का गीत एक लिखा था, ठीक है। ऐसा करोगे तो खुद का गीत, यानी कुछ चीजें बता रखी है उन्होंने, ठीक ना। इसमें जो आप जब हिंदी आप समझोगे ना, समझाऊंगा तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने भाईचारे के ऊपर बात करी है इस चैप्टर के अंदर। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, राइट। राइटर के बारे में हम लोग जाने क्या है? वॉल्टर विटमैन लेखक का नाम था, राइटर का नाम था कौन से चैप्टर? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, ठीक है। याद रहेगा, कंफ्यूज ना होगे ना कभी भी। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का राइटर कौन था? वॉल्ट विटमैन, ठीक ना। ठीक है, वॉल्टर विटमैन। इनका जन्म कब हुआ था मेरे भाई? बोर्न। बोर्न का मतलब क्या होता है? जन्म। जन्म कब हुआ था? 31 मई 1819 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? हंटिंगटन, न्यू ईयर, ठीक है। ध्यान से, न्यूयॉर्क, सॉरी, न्यूयॉर्क में इनका जन्म हुआ था। यूएसए कभी कभी ऑप्शन में आपके पूछ देगा। क्या पूछ देगा मेरे भाई? यूएसए कभी कभी दे देगा, ठीक है, नहीं तो कभी कभी ये पूरा दे देगा आपके ऑप्शंस में। जहां पर जन्म हुआ था, एक क्या है? प्लेस है। प्लेस माने क्या होता है? जगह, जहां पर इनका जन्म हुआ था। याद रहेगा ना आपको? ठीक है। बोर्न मतलब जन्म। कब हुआ था? 31 मई 1819 में, ठीक ना, 19 में। याद हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। मृत्यु के ऊपर बात करते हैं। डाइड। डाइड मतलब क्या होता है? मृत्यु। मृत्यु कब हुआ था? 26 मार्च 1992 में। याद रहेगा, 26 मार्च 1992 में इनका मृत्यु हुआ था। कहाँ हुआ था? चैमडेन में। ये भी क्या है? न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यू जर्सी वहीं, ठीक है। यूएसए भी दे सकता है, तो याद रखना यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। तो इस तरह से आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाई करते हुए चलनी है, अभी याद करते हुए चलनी है। ये जन्म याद हो गया आपको, ये मरण आपको याद हो गया ना, मृत्यु आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? याद हो गया होगा यार। ये जन्म याद हो गया होगा 31 मई 1819, मृत्यु याद हो गया होगा 26 मार्च 1992। रेस्टिंग प्लेस का मतलब कहाँ हुआ था? रेस्टिंग मतलब मार के हत्या कर दी गई थी इनकी। रेस्टिंग प्लेस का मतलब जहां मार के हत्या कर दी गई थी, उस जगह का नाम क्या था? ध्यान से देखो, उस जगह का नाम था हर्लेग सेनेमेंट्री, ठीक है ना। क्या नाम था? हर्लेग सेनेमेंट्री। ये क्या पड़ता है? चैमडेन, ठीक ना, यानी कि न्यूयॉर्क में पड़ता है, ठीक ना। अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया। यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ पर थोड़ा सा, और यहाँ पर आपको दिख रहा है न्यू जर्सी, यानी यूएस के अंदर, ठीक ना, इनकी मृत्यु हुई थी। यानी रेस्टिंग प्लेस, इनके मार के हत्या कर दिया गया था। तो याद रहेगा ना कहाँ? ये पूरा जगह है मेरे भाई, ठीक है। और ये तुम्हारा पूरा दे दिया गया है कंट्री के बारे में, यूएसए के अंदर, ठीक है। अच्छे तरीके से देख लो, ठीक है। तो ये अच्छे से याद कर लेना, इलो ऑब्जेक्टिव। ऑक्यूपेशन की बात करते हैं। ऑक्यूपेशन मतलब क्या होता है मेरे भाई? पेशा। ऑक्यूपेशन मतलब क्या होता है? पेशा, जो काम करते थे। पोएट का काम करते थे, ठीक है। एसियस्ट, निबंध भी थे, पोएट कवि भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, एक न्यूज़ रिपोर्टर जिसको कहा जाता है, पेपर ऊपर जो छापता है उसको बोलते हैं जर्नलिस्ट। समझ में आ गया ना? जो न्यूज़ बनाता है रिपोर्टर, तो जर्नलिस्ट के अंदर आता है। तो उस तरह से एक काम करते थे। 3 चीज़ें, पोएट थे, एसियस्ट थे और जर्नलिस्ट थे। याद हो गया क्या? याद हो गया क्या क्या थे? ऑक्यूपेशन क्या क्या का था? पोएट, एसियस्ट और जर्नलिस्ट। मैं इतना ज़्यादा इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो। तब इतना पूरा हमने आपको अच्छे तरीके से पूरा अभी याद करा दिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। अब बात करते हैं, अभी और नीचे भी है मेरे भाई, ठीक है, तो बने रहो, ध्यान से देखो। ऑक्यूपेशन हम लोगों ने जाना ना अभी जस्ट। मदर मतलब क्या होता है? माता। मम्मी का नाम क्या था? लुइसा वेन नाम था, ठीक है। वेल्सर विटमैन, याद रहेगा, लुइसा वेन वेल्सर विटमैन इनकी माता जी का नाम था। अच्छे से याद कर लेना, ठीक ना मेरे भाई। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं पिताजी की ओर। पिताजी का क्या नाम था? फादर का क्या नाम था? फादर का वॉल्टर विटमैन सर। एस आर करके देगा ऑप्शन में, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर SIR नहीं होगा, SR ही होगा, ठीक है, सर ही होगा, वॉल्टर विटमैन सर, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा डिटेल में करते हैं। वर्क के बारे में बात करते हैं। वर्क मतलब काम, एक कौन कौन सी चीजें लिखा करते थे, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान से देखो क्या क्या लिखते थे। वर्क की बात करते हैं तो लीव्स ऑफ ग्रास इन्होंने एक लिखा था, कब? 1885 में लिख रखा था मेरे भाई, ठीक है। और ड्रम टैब इन्होंने कब लिखा था? 1866 में।
देखो ये जो लीव्स ऑफ ग्रासेस था ना, कंफ्यूज मत होना, ये 1881 में भी इन्होंने एक बार पब्लिश करवाना चाहा था, छपवाना चाहा था। ये लिखा बहुत पहले से था लेकिन 1885 में पब्लिश हुआ था, छप के बाहर आया था। 1881 में इसलिए नहीं हुआ है, सेंसर बोर्ड में फंस गया था, ठीक ना, मतलब इन पे आरोप आरोप लगा दिया गया था गंदे गंदे, इसीलिए इनका बुक 1881 में नहीं छपा। इन्होंने जो भी पॉकेट मनी अपना रखा था ना, पॉकेट मनी समझते हो ना, पॉकेट मनी जो भी इनका खर्चा था मेरे भाई, जो भी पैसे एक एक रुपये बचा के इन्होंने अपने पॉकेट मनी से 1881 में छपाना चाहा था लेकिन नहीं छप पाया था। ठीक है, छपा था लेकिन पब्लिश हुआ मतलब नहीं चला, लोगों ने बहुत बदनामी करा, लेकिन वही बुक फिर 1885 में छप के बाहर आ गया, ठीक ना। और ये भी सेंसर बोर्ड के में था लेकिन ये पब्लिश हो गया तो प्रॉपर 1885 में। और ड्रम टैब 1866, ठीक है, याद रहेगा। ड्रम टैब कब? 1866 में इनका पब्लिश हुआ था, यानी कि छपा था, इन्होंने लिखा था दो चीज़ों के ऊपर, ठीक ना मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, अच्छे तरीके से समझना है ना, इसीलिए काफ़ी डिटेल में आपको बताता हूँ। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ध्यान से समझना। कह रहा है कि 12 बर्थडे यानी कि 12 बर्थडे के पहले उन्होंने प्रिंटर, ठीक ना, और कारपेंटर, ये दो चीज़ों का इन्होंने काम करा था मेरे भाई, ठीक है। कारपेंटर का काम किया था जब ये 12 साल के हुए थे, उससे पहले ही जब ये 12वां बर्थडे अपना मनाए थे उससे पहले इन्होंने प्रिंटर का काम किया था। पेंटर का प्रिंटर लिखा गया है, ठीक ना, और कारपेंटर का काम किया था। तो यहाँ पर कारपेंटर, सॉरी यहाँ मिस्टेक है थोड़ा, ये देखो, ये जो ना तुम्हारा प्रिंटर का काम किया था, ठीक है, ये तो सही है तुम्हारा, इन्होंने प्रिंटर का काम किया था, लेकिन यहाँ पर कारपेंटर होगा मेरे भाई, सी अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो चीज़ें आपको दिख रही है यहाँ पर सिर्फ पी के जगह पे आप क्या कर लोगे, सी, यानी कि कारपेंटर का काम इन्होंने किया था। बस थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो अच्छे से आपको समझ में आ गया। इसकी जगह पे आपको क्या करना है, कारपेंटर लिखना है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कारपेंटर, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक ना, कारपेंटर का काम किया था। हाँ, एक अपडेट देना था कि आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो नोट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करके रखो, मैं स्पेशल वीडियोस बना के बता दूंगा कि आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है। टोटल 21 के 21 चैप्टर पढ़ाते जाऊंगा, नोट्स देते जाऊंगा। जिस दिन कंप्लीट हो गया पूरा एक बुक ही आपको दे दूंगा, 2100 चैप्टर का पूरा PDF कंप्लीट 150 पेजेस में है, ठीक है, तो पूरा ले लोगे। चलो करो आप हिंदी अर्थ, ध्यान से समझना। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, राइट। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, ये क्या कर रहे हैं कि मैं खुद ही सेलिब्रेट करता हूँ, मैं खुद ही मस्ती में रहता हूँ, मैं खुद ही इंजॉय के साथ रहता हूँ। कहने का मतलब यही है, ठीक है। सेलिब्रेट का मतलब ये क्या होता है, तुम्हें तो सारी चीज़ें पता है यार, तुम सब पता है, ठीक ना। एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद ही गाता हूँ। ये कर रहे हैं कि मैं खुद सेलिब्रेट करता हूँ, अपने आप में रहता हूँ और मैं खुद ही गाता हूँ। एंड वाट आई एज्यूम, मैं जो भी चीज़ मानता हूँ ना, यू शैल अज्यूम, तुम भी वही मानो। यानी कि मान लो मेरे अंदर जो भी चीज़ है, मेरे अंदर कोई भी खासियत है, मैं अपने आप में ठीक हूँ, तो वैसा तुम भी तो हो, तुम्हारे अंदर भी तो खासियत होगा, तुम अपने आप को मानो। फॉर एवरी एटम्स बिलोंगिंग टू मी, जैसे मेरे हर एटम्स, मेरे हर अणु यानी कि मेरे से हैं, यानी कि मेरे शरीर में जो कुछ भी है, मेरा दिमाग है, मेरा मस्तिष्क है, मेरा आँख है, मेरा मुंह है, मेरा कान है, सब मेरे से ही है। डैट गुड बिलोंग्स टू यू एज बिलोंग्स टू यू, वैसे ही तुम्हारे भी तो हैं, तो तुम्हारे से हैं, सिंपल। यानी कि यार इंसान को खुद में रहना चाहिए, खुद में मस्ती करना चाहिए, जो मेरा है वो तुम्हारा है। ये बताना चाहते हैं कि अंतर कोई भी नहीं है, एक इंसान को दूसरे इंसान से कोई भेदभाव नहीं है, सब में बराबर की समानता है, यही समझाना चाहते हैं। ये भाईचारा रखना चाहते हैं, आपके चैप्टर में यही बताना चाहते हैं कि हर इंसान को मिलजुल के रहना चाहिए, भाईचारे में रहना चाहिए, कोई झगड़ा लड़ाई कोई भी नहीं, भेदभाव कोई भी नहीं, डिफ्रेंशिएट करना ही नहीं चाहिए लोगों के बीच में, राइट। आगे ध्यान से देखो, आगे क्या है, अच्छे तरीके से ध्यान से समझना मेरे भाई, ठीक है। आई लोफ एंड इन्वाइट माई सेल्फ, ये कह रहे मैं जब भी रोटी खाता हूँ ना, ध्यान समझना, मैं जब भी रोटी खाता हूँ, लोफ मतलब होता है रोटी खाना, चपाटी खाना, मैं जब भी रोटी खाता हूँ ना, एंड आई इन्वाइट माई सेल्फ, उसमें मैं अपनी आत्मा को बुलाता हूँ, अपने आत्मा से बात करता हूँ, मस्ती में दम रहता हूँ। आई लोन एंड लॉफ इट एट माई केस ऑब्जर्विंग स्पीयर टू समर ग्रासेस, ये क्या कहते हैं कि मैं जब गर्मियों में कह रहे हैं कि जब गर्मियों में जैसे घास के छोटे छोटे अंग नहीं निकलते हैं, मान लो गर्मी में क्या होता है, घास उगते हैं बहुत ज़्यादा, आपको तो पता है घास ग्रो करते हैं, तो उसी चीज़ को ये देखते हैं और घर आराम से झुके हुए घास देखते हैं और फिर क्या करते हैं, लॉन टू द लो एट माई ईज एंड ऑब्जर्विंग स्पेयर, मतलब उसी से मैं रोटी खाते हैं, अच्छी तरीके से उन चीज़ों को देखते हैं गर्मियों में घासे को, ठीक है, और वो झुके रहते हैं और ये रोटी बेचा दिखाते रहते हैं। माई टंग, जैसे कह रहे हैं जैसे मेरा जीभ है, एवरी एटम्स ऑफ माई ब्लड, मेरे रक्त हैं मुझसे, फॉर फ्रॉम दिस सोइल,
मेरा हृदय हो गया। दिस एयर बोर्न, ये सब किससे मिलके बना है? मिट्टी से और हवा से मिलके बना है। यानी कि पूरा कहने का मतलब क्या है? मेरा आँख, मेरा मुंह, मेरा कान, मेरा जीभ, ये सब किससे मिलके बना है? मिट्टी से और हवा से मिलके बना है। बोर्न हेयर द पेरेंट्स, हम लोग जन्म भले ही पेरेंट्स ले लेते हैं, समझ रहे हो ना। एंड बोर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स एंड देम सेम, जैसे ही वैसे ही आप भी अपने पेरेंट्स ले जन्म लेते हो। सिंपल सा एक प्रोसीजर है। एंड देयर पेरेंट्स आर सेम, हमारे और आपके पेरेंट्स एक ही तरह से दिखते हैं, सेम है दोनों के पेरेंट्स, समझ रहे हो ना। तो वही चीज़ समझाना चाहते हैं यार। एंड आई नो 37 ईयर ओल्ड, मैं अभी 37 साल का हो चुका हूँ। 37 ईयर ओल्ड, परफेक्ट हेल्थ बिगिन, अभी भी मेरा स्वास्थ्य क्या है? मस्त है। अभी भी जो मेरा हेल्थ है वो बहुत मस्त है, मैं अभी अच्छा हूँ, मेरे को कोई बीमारी वारी नहीं है। होपिंग टू केस नॉट टिल डेथ, ये कह रहे कि मैं ऐसा करता हूँ कि मृत्यु तक नहीं रुकोगे, आप काम करते रहोगे। इनका एक थॉट था कि इंसान को मरते दम तक काम करना चाहिए, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है, हारना नहीं चाहिए। क्रीड एंड स्कूल इन ओबीडियंस, ये क्या कहते हैं? हमेशा इंसान को सीखते रहना चाहिए, समझ रहे हो ना। आई हार्बर रेस्ट्रिक्टेड बैक टू द विल सफिट्स एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगॉटन, ये क्या कहते हैं भाई? कुछ समय पहले सेवानिवृत्ति हो जाना चाहिए इंसान को, थोड़ा समय पहले मृत्यु से, मतलब सेवा पानी लेना चाहिए, बहुत समय पहले नहीं। आई परमिट टू व्हाट एवरी द बट वेयर फॉरगॉटन, ये क्या कहते हैं कि काफ़ी है कि ये क्या है, लेकिन कभी नहीं भूलना चाहिए इंसान को, ठीक ना। सेवा पानी बहुत कम करना चाहिए, इंसान को काम करता रहना चाहिए मृत्यु तक। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, ये कहते हैं मेरे भाई कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, ये आश्रय इंसान को नहीं लेना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हज़ार्ड, ये क्या कह रहे हैं कि जैसे मान लो इंसान के पास खतरा आ गया, हर खतरे में भी इंसान को अनुमति लेना चाहिए, मतलब काम के प्रति, नेचर से, विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, समझ रहे हो ना। मूल्य ऊर्जा की जांच के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं है। हम लोग की जो भी मूल्य ऊर्जा है ना, हमारा जो अस्तित्व है वो किससे है? नेचर से है। यही तो समझाना चाहते हैं। ये पूरे चैप्टर में आपने क्या सीख लिया कि हम लोगों को भाईचारा बनाकर रहना चाहिए, किसी के और रिलीजन्स, कास्ट, ये सब चीज़ों को लेकर मायने नहीं रखना चाहिए, ना ही अंतर रखना चाहिए। हमेशा अपने आप में यशोगान करना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। जैसे कवि कहता है कि मैं हूँ वैसे ही आप लोग हो, सिंपल। जैसे मेरे माता पिता हैं वैसे आपके माता पिता हैं, मेरे दो नाक है, मेरे दो कान है, मेरा जीव है, मेरा आँख है, वैसे भी सेम सभी चीज़ आपका भी है। तो वही चीज़ समझाना चाहता है कि हमेशा अपने आप को क्या करके रखना चाहिए मेरे भाई? एक दूसरे के समानता में रहना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, सिंपल सा। समरी करने वाले हैं पूरे चैप्टर से, आपने क्या सीखा है, आपने समझा है ना हिंदी अर्थ, तो उसको थोड़ा सा 100 वर्ड में लिखना होता है एग्जाम में, 5 नंबर के सवाल। तो समरी कर लो अच्छे तरीके से, है ना। ऐसी बैक टू बैक वीडियोस आते रहेंगे यार, सब्सक्राइब करो, कर लो समरी। चलो सुन लो, अभी हम लोग करने वाले हैं समरी। ये जो समरी आपको दिख रहा है ना, टोटल आपके 5 मार्क्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो काफ़ी डिटेल में समझना, हिंदी समझाऊंगा अच्छे तरीके से। थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे भाई मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़ एन आउटस्टैंडिंग पोयम। एक क्या है मेरे भाई? एक आउटस्टैंडिंग है, मतलब कहना ही नहीं इसके बारे में, बहुत ज़्यादा मस्त एकदम है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी कि मेरे द्वारा लिखा गया संगीत, गीत, ठीक ना, खुद के द्वारा लिखा गया गीत जो है बहुत ही आउटस्टैंडिंग पोयम है, बहुत अच्छा सा एक कविता है। रिटन बाय वॉल्ट विटमैन, इसे किसने लिखा है? वॉल्ट विटमैन ने लिख रखा है, ठीक ना। अच्छे से समझना, ये जो चैप्टर है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसको किसने लिखा है? वॉल्ट विटमैन ने। एक लाइन आपको याद हो गया होगा, ही इज़ अ ग्रेट सपोर्टर और ट्रांसटर्निटी इन सोसाइटी। कहने का मतलब क्या है? ध्यान से समझना, क्या कह रहा है कि ही इज़ अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ फ्रैटर्निटी इन सोसाइटी, यानी इसके कहने का मतलब क्या है कि वह समाज के भाईचारों के बहुत बड़े समर्थक थे, है ना। वह बहुत बड़े क्या थे? सपोर्टर थे, किसके? फ्रैटर्निटी ऑफ सोसाइटी, यानी समाज के बहुत बड़े भाईचारे के प्रति एकदम मस्त मौला रहते थे, समर्थक थे एकदम, ठीक ना। कि भाईचारा बना के रखना चाहिए, मिलजुल के इंसान को रहना चाहिए, झगड़ा लड़ाई कुछ भी नहीं करना चाहिए, सबको मिलजुल के रहना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अच्छे तरीके से हम लोग। आगे ध्यान से देखो, आफ्टर रीडिंग हिज पोयम ही फील दैट हिज पोयम डज नॉट इक्वल इन द वर्ल्ड। ये क्या कह रहे हैं कि उनकी कविता पढ़कर हमें ऐसा लगता है कि उनकी कविता में दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो मतलब एक दूसरे से अलग है, समझ रहे हो ना। देयर ब्लड इज द सेम कलर, ये कहते हैं कि कोई भी इंसान हो, सबका जो खून है, रक्त है, सबका एक ही कलर का होता है।
एवरीबॉडी हैज़ 2 आई, हर व्यक्ति के पास 2 आँखें हैं, 2 ईयर 2 कान है, 2 हैंड है यानी कि 2 हाथ है, 1 नोज 1 नाक है। सो ही रिजेक्टेड एनी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन इन द नेम ऑफ कलर। ये कह रहे हैं कि हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, हम किसी को ऐसा वैसा कह ही नहीं सकते हैं कलर को लेकर। समझ रहे हो, काफ़ी अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ आपको कि कलर उलर को लेकर हम किसी भी इंसान को कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, यही तो कर रहे हैं, अगेंस्ट एनीवन इन द नेम ऑफ कलर्स, यानी कि कलर्स के नाम लेकर किसी के खिलाफ कुछ नहीं भेदभाव कर सकते हो। ठीक ना, ये सारी चीज़ नहीं कर सकते हो। कास्ट को लेकर आप भेदभाव नहीं कर सकते हो, क्रीड को लेकर आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो ना, इस तरह से आप किसी रिलीजन्स धर्म को लेकर आप नहीं कर सकते हो, भाषा को लेकर किसी के बीच में भेदभाव नहीं कर सकते हो। तो इस सब चीज़ों को लेकर आप भेदभाव नहीं कर सकते हो मेरे भाई। रिलीजन्स हो गया, लैंग्वेजेस, इन सब को लेकर 2 व्यक्तियों के बीच में आप भेदभाव नहीं कर सकते हो कि तुम अलग हो गए तुम अलग हो गए, नहीं। आगे क्या कहते हैं अच्छे तरीके से समझिएगा। ये कह रहे हैं कि वी लव्ड, सॉरी आगे बढ़ते हम लोग। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ही लव्ड द इक्वली, सबके प्रति प्यार बराबर होना चाहिए। ठीक ना, ये क्या कहते हैं, समान रूप से सबके प्रति प्यार होना चाहिए। ही इवन फाइंड हिमसेल्फ इन अदर एंड अदर हिमसेल्फ। ये क्या कहते हैं कि मैं खुद को दूसरे में ढूंढता हूँ और दूसरे को खुद में अनुभव करता हूँ। दस ही एडवोकेट फॉर ब्रदरहुड एंड यूनिटी इन द वर्ल्ड। ये क्या कर रहे हैं मेरे भाई, इस प्रकार वो भाईचारे के लिए, यानी कि शब्द में किसी भी एकता की वकालत करते हैं कि हमें हमेशा एकजुट होकर रहना चाहिए, भाईचारे में रहना चाहिए, पूरे दुनिया में बातें फैलाना चाहते हैं। सिंपल सा बात है, एक यूनिटी बनाना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे के पूरे विश्व में, कि हमें भाईचारे के रूप में रहना चाहिए। सिंपल सा बात है यार। अभी मैं जो भी हिंदी बताऊंगा ना क्वेश्चन का, आप थोड़ा सा रिकॉल करना अपने माइंड में, समझ रहे हो ना, मतलब रिपीट करना, सुनना तो बोलने का प्रयास करना, मजा आ जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, हु इज द स्पीकर ऑफ दिस पोयम। ये जो आपका पोयम है ना मेरे भाई, इस पोयम का जो स्पीकर यानी कि कविता का जो वक्ता है वो कौन है। स्पीकर मतलब क्या होता है, मतलब जिसके बारे में बात किया गया है वो कौन है। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से समझना। द स्पीकर ऑफ द पोयम ए वाल्ट व्हिटमैन। ठीक है, कौन है मेरे भाई, वाल्ट व्हिटमैन है। ठीक है, यहाँ पर ईज होगा, सॉरी यहाँ पर IS ईज होगा, ID थोड़ा सा मतलब टाइपिंग मिस्टेक है। वाल्ट व्हिटमैन, आपको पता है कि इस चैप्टर के लेखक कौन है, वाल्ट व्हिटमैन ने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिख रखा है। तो वहीं स्पीकर पूछ रहा है, तो वहीं स्पीकर कौन है, वाल्ट व्हिटमैन है, याद रहेगा ना। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, हाउ ओल्ड इज ही, वह कितने साल के हैं। समझ रहे हो ना, मतलब चैप्टर में उनके बारे में बात किया गया है, तो कितने साल के थे, उनकी एज कितनी थी, अच्छे से सुनो। ही इज 37 ईयर ओल्ड, यानी उनकी एज जो कितनी थी, 37 साल थी। याद रहेगा कितना, 37 साल के वे थे। तो 2 क्वेश्चन अभी तक आपको याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेसिक तरीके से, कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं होगी। आगे बढ़े क्या, तीसरा क्वेश्चन पे चले क्या, एक बार और समझाता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्पीकर कौन है इस पोयम का, यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, तो कौन है, वाल्ट व्हिटमैन, पहला याद हो गया। दूसरा पूछ रहे कितने साल के थे, तो यहाँ पर बताया 37 ईयर ओल्ड, यानी कि 37 साल के थे। तीसरे क्वेश्चंस की बात करते हैं, काफ़ी डिटेल में समझो यार अच्छे तरीके से। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं, वाई डज द स्पीकर यूज यू ट्वाइस। यानी तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वक्ता जो था, यानी कि जो स्पीकर है जो कह रहा है, वो आप का प्रयोग 2 बार क्यों करता है, यू का प्रयोग वो 2 बार क्यों करता है, ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2 बार। तो जो स्पीकर है वो यू का इस्तेमाल 2 बार क्यों करता है, तो ध्यान से सुनना, इसका आंसर क्या होगा। ही यूज टू ट्वाइस ऑफ एम्फेसिस ऑन सिमिलैरिटी ऑफ ब्लड। एक कहता है कि जो रक्त है ना हम लोगों का, सभी के शरीर में एक ही तरह का खून बहता है, एक ही तरह का रक्त है। ठीक है, अमोंग ऑल ह्यूमन बींग्स, सभी प्रजातियों में, इसलिए वो यू का 2 बार इस्तेमाल करता है, 2 बार प्रयोग करता है आपका। समझ में आ गया ना, समानता के लिए, समानता दिखाने के लिए, कि तुम ये मत समझो कि तुम्हारा ब्लड अलग है मेरा ब्लड अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जाति से, धर्म से, कास्ट से, रंग से, कलर से इंसान को अलग अलग करके ट्रीट करते हो, तो कोई भेदभाव नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए वो दिखाना चाहते हैं। समझ में आ गया ना अच्छे तरीके से। 4 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं मेरे भाई। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज मीन बाय नेचर। ठीक है,
चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकृति से आप क्या समझते हैं, विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। अगर मान लो हम लोग के पास ओरिजिनल एनर्जी नहीं होता तब प्रकृति को क्या समझोगे, सिंपल सा फंडा यार। आप उसका अभिप्राय क्या होगा आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखो, इसका आंसर की ओर बात करते हैं हम लोग, अच्छे तरीके से बात करेंगे, ठीक ना। आंसर के बारे में कह रहा है कि भाई नेचर अबाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, यानी कि अगर मान लो मौलिक ऊर्जा जांच करना चाहते हैं हम लोग, कभी कहता है कि अगर मान लो हम लोग अपना ऊर्जा को जांच करना चाहते हैं, ओरिजिनल एनर्जी की बात करते हैं, पोएट वांट्स टू स्पीक हिम इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म एंड विथ इट्स फुल फोर्स। ये क्या कहता है कि अगर मूल रूप से अगर हम लोग देखें तो पूरी ताकत से अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग को एनर्जी कहाँ से मिलती है, नेचर से मिलती है, सिंपल सी बातें हैं। तो वही चीज़ कह रहा है, स्पीकर टू हिम इन द ओरिजिनल फॉर्म्स, जो भी हम लोग का साउंड निकलता है ना मुंह से, ओरिजिनल, एंड विथ इज फुल फोर्स, पूरे एनर्जी के साथ, वो सब ये हमारे कहाँ से मिला है, ऊर्जा कहाँ से मिला है, नेचर से ही मिला है, सिंपल सा बात था। 5 नंबर के सवाल के ऊपर हम लोग आते हैं। 5 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि व्हाट इज थीम ऑफ द पोएम। ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना, इसका मतलब क्या है, इस कविता का विषय क्या है, मुख्य पात्र क्या है, मतलब किस विषय पे बात करना चाहता है, क्या सब्जेक्ट है इसका, क्या थीम है, क्या मतलब है इसका। इसका आंसर समझो अच्छे तरीके से 5 नंबर का। द थीम ऑफ द पोएम, इस चैप्टर का थीम यही है, इज वननेस इज द यूनिवर्स, यानी ये क्या कह रहा है कि पूरे ब्रह्मांड में एकता को लाना, समझ रहे हो। इट गिव द मैसेज दैट ह्यूमन बींग्स आर वन एंड ईच अ पार्ट ऑफ नेचर, यानी ये बताना चाहता है कि जो भी मनुष्य है ना वो सब एक ही तरह के हैं, समझ रहे हो ना, प्रत्येक एक ही ह्यूमन बींग्स, क्या ह्यूमन बींग्स आर वन एंड ईच अ पार्ट ऑफ नेचर, हम लोग सब एक ही तरह के हैं, और हम लोग किसके पार्ट हैं, हम लोग नेचर, प्रकृति के आधार पे जिंदा हैं, हम उसी के पार्ट हैं, हम लोग उसी से पैदा हुए हैं, समझ रहे हो ना। यही चीज़ वो बताना चाहता है कि हम इंसानों को, इस चैप्टर का मतलब यही है कि हम हर इंसान को मिल कर रहना चाहिए, समझ रहे हो। तो वही चीज़ बता रहे थे, द थीम ऑफ दिस पोएम वननेस ऑफ द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में हम लोग जो भी लोग रह रहे हैं, इट्स गिव द मैसेज दैट ऑल ह्यूमन बींग्स, हर लोगों के पास एक मैसेज पहुंचाना है, इस वन ईच है, मतलब हम लोग एक ही हैं, इट्स पार्ट ऑफ नेचर, किसके, नेचर के हम लोग पार्ट हैं, समझ रहे हो ना। वही चीज़ बता रहे, नेचर मतलब क्या होता है, अरे प्रकृति के, यार प्रकृति के देन है हम लोग, ठीक ना। 6 नंबर की क्वेश्चन की बात करते हैं, अच्छे तरीके से समझना। ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन है इसके ऊपर हम लोग आते हैं, अच्छे तरीके से समझना। कह रहा है, हाउ डज द स्पीकर एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन मी एंड यू। हाउ डज द स्पीकर, स्पीकर कैसे एस्टेब्लिश करता है संबंधों को, किसके बीच में, मेरे और आपके बीच में, यानी हमारे और आपके बीच में संबंध को कैसे स्थापित करता है। ये जो स्पीकर है, जो वक्ता है, जो कहानी को रचा है, ये कैसे करना चाहता है, दोनों के बीच में अंतर कैसे करना चाहता है, बताना चाहता है। ध्यान से देखो आंसर क्या होगा इसका, एस्टेब्लिशिंग द रिलेशन, कह रहा है कि मैं और तुम, देखो ध्यान से, एस्टेब्लिशिंग द रिलेशन मी एंड यू, द पोएट सेज दैट आवर पेरेंट्स आर द सेम एंड सेम ब्लड फ्लो इन ऑल ह्यूमन बॉडीज। ये बहुत आसान है, कह रहा है, ध्यान से समझो क्या, वरना कंफ्यूज हो गया आप लोग। कह रहा है कि एस्टेब्लिश द रिलेशन मी एंड यू, वो हमारे और आपके बीच में एक रिलेशन को करना चाहता है। द पोएट सेड, यानी ये जो कवि है ना उसका कहना है, आवर पेरेंट्स आर द सेम, हमारे जो माता पिता हैं वो एक ही तो हैं, एंड द सेम ब्लड, हमारा रक्त भी क्या है, एक ही तरह का है, फ्लो इन ह्यूमन बींग्स, जो मानव के शरीर में बह रहा है, तो हम लोग एक ही तरह के सारे हो गए, इसलिए वो हमारे और आपके बीच में एक रिलेशन को स्टेबल करना चाहता है, भेदभाव को हटाकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो 7 नंबर का क्वेश्चन है मेरे भाई, कितने नंबर का, 7 नंबर का, वो क्या कहना चाहता है, ध्यान से समझो। व्हाट डज ही ऑब्जर्व इन समर, ध्यान से समझो, 7वां नंबर कह रहा है कि गर्मियों में क्या दिखता है। व्हाट डज द ऑब्जर्व, वो क्या महसूस करता है गर्मियों के दिन में, ठीक है, यही आपको बताना है मेरे भाई। तो इसका आंसर ध्यान से सुनो क्या होगा, ही ऑब्जर्व अ स्पीकर डेट ग्रो इन अ ग्रास, वो गर्मियों में घास को ग्रो करते हुए देखता है, झुक कर रहते हुए देखता है, भोलेपन के साथ घास जो होते उगते हैं, ठीक ना, अच्छे तरीके से। तो उसी लोग को अच्छे तरीके से घास को देखकर कुछ अनुभव करता है, सीखता है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, 8 नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। व्हाट हैज फॉर्म्ड द स्पीकर ब्लड्स, ये क्या कह रहा है, 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो स्पीकर है ना, ध्यान से, वक्ता जो है, ठीक है, उसका खून किससे बना हुआ है। एक क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आपका खून किससे बना हुआ है, उसका एक सवाल है, समझ रहे हो ना। तो अच्छे तरीके से देखो थोड़ा सा मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, इसके आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका आंसर की अगर हम लोग बात करें, अच्छे तरीके से देखना, ठीक है, 8 नंबर का ना हम लोग कर रहे हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर है
आते हैं आगे हम लोग 8 नंबर का यही आंसर है ना, ठीक है। कह रहा है कि द सोइल एंड एयर, मिट्टी हो गया, हवा हो गया, ठीक है, उसी से हम लोग का जन्म हुआ है। फॉर्म्ड इन द स्पीकर ऑफ ब्लड्स, ठीक है, उसी से हम लोग का निर्माण हुआ है। सिंपल, समझ रहे हो ना। वहीं कह रहा है कि मिट्टी हो, हवा हो, उसी के चलते तो हमारा निर्माण हुआ है ना। वही सेम चीज़ तो है, फ्रॉम द स्पीकर्स ब्लड, जो हम लोग के शरीर में रक्त बह रहा है, ठीक है। तो बस हवा पानी से मिलके बना हुआ है, और क्या। 9 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हाट डज ही होप टू डू। वाओ, ये क्या क्वेश्चंस क्या कर रहा है। वह क्या करने की आशा करता है। कौन? स्पीकर क्या करने की आशा करता है। जो आपका लेखक है वो क्या करना चाहते हैं मेरे भाई इस क्वेश्चंस के माध्यम से। इसका आंसर देखते हैं 9 नंबर का क्या कर रहे हैं भाई। ही होप टू डू वर्क विच ही वॉन्ट टू कंटिन्यू टिल डेथ। ये क्या कहता है मेरे भाई, कोई भी अगर इंसान कार्य करता है तो आशा के साथ वह काम करे और तब तक वो काम करता रहे, मरते दम तक, ठीक है। उस काम को वो कंटिन्यू रखे, जारी रखे, कंटिन्यू टिल डेथ, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। ही होप, वो आशा करता है, टू डू वर्क विद द वांट्स, मतलब इंसान काम तब तक करता रहे जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, काम नहीं छोड़े। देखो कितना अच्छा मैसेज दे रहा है यार चैप्टर्स में। और एक आप लोगों थोड़ा सा पढ़ नहीं रहे हो, अब कितना अच्छा तरह से आपको समझाऊं। शेयर करो वीडियोस को यार, अच्छे तरीके से मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। इतना ओरिजिनल कंटेंट दे रहा हूँ। 10 नंबर के क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। 10 नंबर क्या कह रहा है। व्हाट डज ही वांट टू डू ग्रीड। वाह, नाइस क्वेश्चन ना। वह मतलब कह रहा है कि वह पंथ की मदद से क्या करना चाहता है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से समझना कि वो करना क्या चाहता है मेरे भाई। आंसर देखो इसका, ही डज नॉट वॉन्ट टू गिव मच अटेंशन टू रिलीजन। वो क्या कह रहा है कि धर्म के प्रति अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए इंसान को, अटेंशन नहीं उसके प्रति देना चाहिए, अपना ध्यान उसके प्रति नहीं लगाना चाहिए किसी के धर्म के लेकर। बिकॉज, क्योंकि इट्स गिव ओनली सफरिंग एंड पेन, उसके कारण इंसान सफ़र तो करता है, जिंदगी को जीता तो है, बट दुख के साथ जीता है, ठीक है। तुम रिलीजन्स की बात करोगे, कास्ट की बात करोगे, कलर की बात करोगे तो यार बहुत तकलीफ होती है इंसान को, पेन तो होता है ना। तो वही चीज़ तो समझा रहे हैं कि इंसान को ये सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, अपना अटेंशन किसी रिलीजन्स के प्रति नहीं देना चाहिए, धर्म के प्रति, ठीक ना। 11 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं। व्हाट डज ही वांट टू स्पीक अबाउट। वाओ, नाइस क्वेश्चन ना। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट डज ही वांट टू स्पीक अबाउट, यानी 11 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि वो किस बारे में बात करना चाहता है। सिंपल, टॉपिक क्या है मेरे भाई, किस चीज़ पे वक्ता जो है आपका, स्पीकर जो है, राइटर जो है, वो किस चीज़ पे बात करना चाहता है। ही वांट टू स्पीक अबाउट द मेन काइंड्स, वो क्या चाहता है, समस्त मानव जाति के बारे में बात करना चाहता है। एंड द डेंजर विथ ओरिजिनल एनर्जी, ठीक ना, यानी कि जो लोग अपने ऊर्जा के साथ खतरे में हैं, मतलब खतरे में नहीं, मतलब जो लोग ऊर्जा के साथ जाति पे, धर्म पे, ये सब चीज़ों पे बात करते हैं ना, अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत बेकार सी चीज़ें हैं। तो वहीं कह रहे थे कि वो मूल ऊर्जा के साथ समस्त मानव जाति के खतरे के बारे में बात करना चाहते हैं कि इंसान किस तरह से है। तो जाति प्रथा ये सब चीज़ें हटा दो। मस्त मैसेज मिला है ना इस चैप्टर।